Chapters 941 Third Battle with He Cheng, 942 Little Aunt, Elder Aunt, 943 Afraid of Death, 944 The Greatest Fear is Fear Itself. Chapter Start. भागो भागो भागो। एक साया ऊंची घास के बीच से तेजी से निकल रहा था, बिल्कुल एक उड़ने वाले सांप की तरह। एक पाल बाद वो साया हल्की सी आवाज के साथ गायब हो गया और उसकी उड़ने की स्पीड रुक गई। हे चेंग पास की घास में जा गिरा। उसके ठीक बगल में एक साफ पानी की नदी बह रही थी। हे चेंग जोर जोर से हॉर्न रहा था। वो जमीन पर ढेर हो चुका था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी करवट बदल सके। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। कुछ जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियां तक दिख रही थी, कुछ से अभी भी खून बह रहा था। तेज दर्द उस पर हमला कर रहा था, लेकिन ही चेंग को अब इसकी आदत हो चुकी थी। ये सारे जख्म उसी तब लगे थे जब वो ही ट्राइब के पीछा करने वालों से जोरदार लड़ाई कर रहा था। अगर ही ट्राइब वाले हे चेंग को जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते तो उसकी अभी की काबिलियत के साथ वो इतनी बार बचकर भाग ही नहीं पाता। लगता है मैं अपनी हद पर पहुंच चुका हूं। हाँ, हे चेंग ने मन ही मन सोचा। उसने दांत पीसे और उठने की कोशिश की। पानी में अपना अक्ष देखकर वो खुद पर कड़वाहट से मुस्कुराया। पहले वो हैंडसम और चार्मिंग हुआ करता था, एकदम जेंटलमैन जैसा, लेकिन अब उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होठ नीले हो गए थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था जबकि वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अचानक ही चेंग की ईंट की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं और उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया, बिल्कुल एक जहरीले सांप की तरह जिसे खतरा महसूस हुआ हो। कौन है? हे चेंग की ईंट में एक तेज रोशनी चमकी। वो पास की झाड़ी की तरफ चिल्लाया। अगले हाईपैल एक जोरदार धमाके के साथ हवा का प्रेशर फटा और घास जड़ से उखाड़ गई। एक बड़ा रास्ता बन गया। हे लूलैन ने एक मस्क पहना हुआ था और वो आगे बढ़ी। उसकी अजीब और गहरी ईरू में नफरत की आग जल रही थी, वो आग जो उसके दिल में कब से दफन थी। ये तुम हो? हे चेंग चौंक गया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसका सर चक्र गया। उसका शरीर तेजी से कांपा और वो लाचार होकर नीचे गिर गया। शुक्र है वो पूरी तरह से गिरा नहीं। उसने अपना बैलेंस बना लिया लेकिन वो अपने मसल्स को टाइट करके आधा झुका हुआ था। उसका एक्सप्रेशन बेहद क्रूर था लेकिन वो अपने अंदर की बेचैनी को छिपा नहीं पा रहा था। अगर वो ही ट्राइब के गू इमोर्टल्स के हाथ लग जाता तो शायद वो जिंदा बच जाता, भले ही इसकी उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन अगर वो ही लूलन के हाथों में आ गया तो हे चेंग तो गया काम से। उसका अंजाम इतना बुरा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ही चेंग, सोचा नहीं था कि तुम्हारा ये हाल होगा। हे लूलन उसकी तरफ चली। उसका शरीर एक भाले की तरह सीधा था। एक छोटी सी नदी के पार से उसने नीचे झुके हुए ही चेंग को बड़े गुरूर से देखा। किस्मत का कोई भरोसा नहीं। किसने सोचा होगा कि ही चेंग की ऐसी हालत हो जाएगी? हे लूलैन ने तो इसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इसीलिए जब बदला लेने का सबसे सही मौका उसके सामने था तो उसके दिल में नफरत और गुस्से के अलावा थोड़ी सी दया भी महसूस हो रही थी। बाप और बेटी ने एक दूसरे को घूरा। नफरत, शिकवे, उनके सारे जज्बात हाजिर थे। एक पाल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। मुझे इस नजर से मत देखो, हे चेंग चिल्लाया। उसने उठने के लिए जोर लगाया। वो ही लूलैन का गुस्सा और नफरत से सकता था, लेकिन उसकी ईड़ी में वो दया की हल्की सी झलक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं महान हे चेंग, मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। वुश! एक तेज हवा चली। आसमान में काले बादल सरकने लगे और आसपास की घास लहराने लगी। नदी में लहरें उठने लगी और हवा में फेरी लीशन की आवाज सुनाई दी। क्या हवा है, क्या नजारा है। ये अनजान सी जगह तुम्हारे मरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ही चेंग। हे चेंग ने टांस कसा। वो फेरी लीशन के शब्दों में छिपी नफरत और मारने की नीयत को महसूस कर सकता था। उसने मुश्किल से अपना सर घुमाया, आसपास देखते हुए। एक कमजोर शेर को कुत्ते भी परेशान करते हैं, कोई और भी है ना? तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? फैंग युआन पास में ही चुपचाप छिपा हुआ था। उसने कोई हरकत नहीं की और ना ही उससे कोई औरा निकला, जैसे कि उसने ही चेंग की बातें सुनी ही ना हो। तुम एक शेर? तुम तो बस एक कुत्ते हो जो मौत के कागार पर जिंदा रहने के लिए तड़प रहा है। चोर कुत्ते, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा। हे लूलैन ने अब अपने अंदर का गुस्सा नहीं छिपाया। उसने एक बड़ा कदम उठाया और एक घूंसा दे मारा। एक पाल में हवा में एक धमाका हुआ क्योंकि उसके घूंसे से बनी हवा की लहरें फट पड़ीं। फैंग युआन का भी दिल उछाल सा गया। उसके मन में एक तेज इच्छा जागी। ये सिर्फ एक मोर्टल किलर मूव है, लेकिन ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक के स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क से मिलने वाली पावर के बाद इसकी ताकत इस लेवल तक पहुंच सकती है। इससे पहले कि ये घुसा ही चेंग को लगता,
उसी एक तेज घुटन का एहसास हुआ। एक अनजाने खतरे का एहसास उस पर हावी हो गया। अगर ये घुसा उसी लग गया तो हे चेंग वही स्पॉट पर मर जाएगा। भागो! हे चेंग ने दांत पीस लिए और अनेकों गू वॉर्म्स को एक्टिवेट किया। एक सरसराहट के साथ वो फिर से एक काले साए वाले सांप में बदल गया और बाईं तरफ भागने लगा। हे लुलैन का घुसा मिस हो गया, उसने तेजी से उसका पीछा किया। लेकिन ही चेंग बहुत तेज था, कुछ ही सांसों में ही लुलन उससे दर्जनों मीटर पीछे रह गई थी। असल में भले हाय हे चेंग ने इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन खो दिया था, उसके पास अभी भी इमॉर्टल गू डार्क एरो था। 100 दिनों की लड़ाई के दौरान ही चेंग की ताकत बढ़ाने के लिए शैडो सेक्ट ने उसके लिए इमॉर्टल किलर मूव्स का एक सेट डिजाइन किया था। इस इमॉर्टल किलर मूव के सेट में डार्क एरो इमॉर्टल गू को था, और अभी जिस काले सांप में बदलकर ही चेंग भाग रहा था वो यूएनएचआई इमॉर्टल किलर मूव्स में से एक था। ही चेंग, यहीं रुक जाओ। फेरी ली शन ने एक्शन लिया। आसपास की घास तेजी से बढ़ने लगी और कहीं से भी फूल उगने लगे। बैटलफील्ड किलर मूव, पियर ऑर्चर्ड। हे चेंग का शरीर जम सा गया, लेकिन वो तुरंत हाई एसपी ऑर्चर्ड से निकल गया और बचने के लिए पश्चिम की तरफ भागा। स्वूश स्वूश स्वूश। लंबी घास में से अनेकों स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स निकले और ही चेंग का रास्ता रोक लिया। फैंग युआन ने ही लू लैन या फेरी ली शन के सामने जिंग शियांगजी की अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी, अभी वो अपनी स्ट्रेंथ पाथ बैटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। फैंग युआन ने चुपके से अपनी विजडम पाथ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और बचने के 3 पॉसिबल रास्ते निकले। उसने चुपचाप अपने स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स को उन इलाकों में एम्बुश के लिए लगा दिया। भागते वक्त ही चेंग गलती से उनमें से एक रास्ते की तरफ चला गया और फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स ने यूएसईवाई रोक लिया। फिर भी ही लू लन अभी भी ही चेंग से काफी दूर थी। ये देखकर कि ही चेंग भागने हाई वाला है, फेरी ली शन ने चिंता से फैंग युआन को मैसेज भेजा, जल्दी रोको उसी। फैंग युआन तुरंत अपने असली रूप में आ गया। अपनी पीठ पर लगे असली ठोस चमगादड़ के पंखों का इस्तेमाल करके वो ही चेंग की तरफ उड़ा। फेरी ली शन ने गहरी चिंता से अपनी भुएं सिकोड़ ली। वो देख सकती थी फैंग युआन की स्पीड से वो ही चेंग को रोक नहीं सकता था। सच तो ये था कि फैंग युआन का ही चेंग को रोकने का कोई इरादा भी नहीं था। पहले उसने ही चेंग से लड़ाई की थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। हे चेंग, ही लू लैन की कमजोरी था। जब तक वो जिंदा रहता वो ही चेंग का इस्तेमाल करके ही लूलन के खिलाफ साजिश कर सकता था। फैंग युआन ने तो सोचा था कि वो इस मौके का फायदा उठाकर देखेगा कि क्या वो ही लूलन को पकड़ सकता है। लेकिन ही चेंग के गंभीर जख्मों को देखने के बाद वो समझ गया कि इसके चांसेस ना के बराबर हैं। अगर पॉसिबल होता तो फैंग युआन हे चेंग को जाने देता और उसी भागने देता, लेकिन अलायंस अग्रीमेंट की वजह से वो हद से आगे नहीं जा सकता था। हे चेंग ने बाधाओं को हटा दिया। उसने फैंग युआन को एक नजर देखा और तंज कसा, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। अफसोस कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। ये कहकर वो यहां से भागने के लिए अपना इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल करने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी पाल एक बाज की चीख गूंजी और उसके कान के पर्दे फटने ही वाले थे। फैंग युआन के पीछे एक विशाल आयरन क्राउन ईगल का फैंटम प्रकट हुआ। उसके आयरन क्राउन ईगल की स्ट्रेंथ एक्टिवेट हो गई और फैंग युआन की स्पीड बढ़ गई। वो बिजली की रफ्तार से उड़ा और ही चेंग के साथ अपने फासले को कम कर लिया। हे चेंग चूक गया, उसने धीमा होने की हिम्मत नहीं की, वो तेजी से भागा। फैंग युआन ने मन ही मन आहें भरी। भले ही उसके पास रैंक 6 इमॉर्टल गू रेसिपी थी ऑल आउट एफर्ट गू की, अभी भी वो एक रैंक 5 मॉर्टल गू था। फैंग युआन की आयरन क्राउन ईगल की स्ट्रेंथ एक इमॉर्टल गू से मिली थी और ये कुछ खास प्रोबेबिलिटीज पर हाई ट्रिगर हो सकती थी। पिछली लड़ाइयों में ये कभी ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन आज जब वो नहीं चाहता था कि ये एक्टिवेट हो, तब हो गई। लगता है इससे ठीक पहले अपनी किस्मत बढ़ाने के लिए टाइम असिस्ट लक का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। अगर मुझे पता होता कि ही चेंग ऐसी हालत में होगा तो मैं समझ जाता कि मेरा प्लान एग्जीक्यूट करना नामुमकिन है। फैंग युआन ने आहें भरी। उसका शरीर एक बाज की तरह था जो ही चेंग पर झपट रहा था। हे चेंग सांप की तरह फिसलने वाला था। वो घास के बीच एक काले सांप की तरह घूम रहा था, कई दिशाएं बदल रहा था। भले हाई फैंग युआन ने कई बार हमला किया, वो हर बार बाल बाल बच गया। लेकिन फेरी ली शन और ही लू लैन ऐप चिंतित नहीं थे, वो एक्साइटेड थे। फैंग युआन के दखल से ही चेंग अब भाग नहीं सकता था। कुछ ही सांसों में फेरी ली शन और ही लू लन उनके पास आ गए। आखिरकार अन तीनों ने ही चेंग को घेर लिया। हे चेंग का चेहरा काला और डरावना था। वो अपने चेहरे पर बिखरे बालों के साथ चिल्लाया, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? ये मत सोचना कि तुम लोग सही सलामत बच जाओगे। एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई।
रंबो। बादलों की गरज जैसी आवाजें गूंज उठी, अंधेरा छा गया, फूल उड़ने लगे, स्ट्रेंथ की ने तबाही मचा दी, जमीन की मिट्टी हवा में उड़ने लगी। बिना किसी शक के ही चेंग बुरी तरह से दबाव में था। फैंग युआन के ग्रुप का पलड़ा भारी था। अफसोस की बात है कि मैं अपनी ताकत का सिर्फ 10 से 20% हाई रोक सकता हूं, यही लिमिट है। अगर मैं इससे ज्यादा पीछे हटा तो हे लुलन और फेरी लिशन को पता चल जाएगा, उन्हें मुझ पर शक होने लगेगा और उनका भरोसा टूट जाएगा। ये देखकर कि ही चेंग जैसा बेहतरीन मोहरा मरने वाला है, फैंग युआन को थोड़ा अफसोस हुआ। इस बार को मिलाकर फैंग युआन ने ही चेंग के खिलाफ 3 बार लड़ाई की थी। फैंग युआन और दूसरों की बैटल स्ट्रेंथ में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन ही चेंग की हालत बहुत खराब थी। उसने 100 दिनों की लड़ाई झेली थी और उसकी जिंदगी भर की जमा की हुई इमॉर्टल एसेंस खर्च हो चुकी थी। इन आखिरी दिनों में वो ही ट्राइब के गू इमॉर्टल से भाग रहा था और जोरदार लड़ाई कर रहा था। इसीलिए इस वक्त फैंग युआन और बाकियों के हमलों के नीचे ही चेंग को एक और गंभीर चोट लगी। उसने खून थूका और वो हारने ही वाला था। रुको! अचानक आसमान में एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। एक चौंधिया देने वाली हरी रोशनी पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। स्पेस फैट गया और एक हरे हाथ ने शान से ही चेंग को पकड़ लिया। फैंग युआन और दूसरों ने तेजी से रिएक्ट किया, लेकिन हरा हाथ वक्त को प्रभावित कर सकता था। इसने किसी के रिएक्ट करने से पहले हे चेंग को पकड़ लिया। ग्रीन सिटी रैम्पेज। हे चेंग हिल नहीं पा रहा था, वो पकड़े जाने पर चिल्लाया। हे लुलन और बाकी तेजी से पीछे हट गए। ग्रीन सिटी रैम्पेज ओल्डन एंटिक्विटी इरा का एक शक्तिशाली बैटल फॉर्मेशन था। इस वक्त ये दुनिया में तीसरे नंबर पर था, सिर्फ गोल्डन हेवनली सेंट और हेवनली जायंट सोलर से नीचे। ये बात नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में सब जानते थे कि ही ट्राइब के पास ग्रीन सिटी रैम्पेज का कंट्रोल है। इस वक्त ग्रीन सिटी रैम्पेज के आने का मतलब था कि सुपर फोर्स हे ट्राइब के 4 सबसे मजबूत सुप्रीम एल्डर्स एक साथ आ चुके थे। हम ही ट्राइब के लोग अपने ही ट्राइब के सदस्यों से खुद निपटेंगे, हम तुम्हें उसी ऐसे ही मारने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? ही लुलैन, ट्राइब ने तुम्हें पाला पोसा, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया और डिमोनिक पथ में चली गई। तुमने सबसे बड़ा गुनाह किया है, सरेंडर कर दो। अगले हाइपैल, एक हरे रंग का दानव स्पेस को चीरते हुए जमीन पर आ खड़ा हुआ। उसके माथे से एक रहस्यमयी रोशनी निकली जो ही लुलैन की तरफ गई। अस्पैल, ही लुलैन हिल नहीं पा रही थी। स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड। फैंग युआन तेजी से पीछे हटा और उसने अपनी रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया। बूम! एक जोरदार टक्कर के साथ स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड हरे हाथ से टकराया और स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड तुरंत हाई टूट कर बिखर गया। मामूली चाल। हरे दानव ने ठंडी हंसी हंसी, लेकिन अगले हाई पैल, एक आग का पंछी कहीं से आकर हरे दानव के सीने से टकरा गया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ हरे दानव को पीछे धकेल दिया गया, वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। ब्लेजिंग हेवन डीमिनस। हे ट्राइब के चारों सुप्रीम एल्डर्स ने हरे दानव के अंदर से हैरानी और गुस्से से चिल्लाया। एंग्री बर्ड। यह ब्लेजिंग हेवन डीमिनस का सिग्नेचर किलर मूव था। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स के बीच ये काफी मशहूर था। इस वक्त और इस जगह ब्लेजिंग हेवन डीमिनस यहां क्या कर रही थी? चाहे वो ही ट्राइब के गू इमॉर्टल्स हुई या फैंग युआन, वो सब एक ही सवाल पूछ रहे थे। चैप्टर 942 लिटिल आंट, एल्डर आंट। उसका रैंक 8 और बिना किसी झिझक के आजादी से फैल रहा था। ब्लेजिंग हेवन डीमिनस आग के लपटों में घिरी हुई थी। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और हवा में बड़े शान से खड़ी हो गई। ब्लेजिंग हेवन डीमिनस ने जोर से चिल्लाकर कहा, हे ट्राइब के एल्डर्स, तुम्हारा ये एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ग्रीन सिटी रैम्पेज इतना अधूरा है और तुम लोगों की हिम्मत है इसे इस्तेमाल करने की? 100 साल पहले इस बैटल फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के लिए तुम लोगों को एक दूसरे से 3 मीटर से ज्यादा दूर न रहने पर मजबूर होना पड़ा था। इस बार तुम सब एक साथ यहां आए हो। तुम्हारे में कैंप यानी ब्लेस्ड लैंड की रक्षा कौन कर रहा है? हरे दानव ने ब्लेजिंग हेवन डीमिनस को घोरा। हरे दानव के शरीर से एक बुजुर्ग आवाज आई, ब्लेजिंग हेवन डीमिनस, जब तुम जानती हो कि ये एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ग्रीन सिटी रैम्पेज है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इसकी ताकत रैंक 8 के बराबर है। हे लुलन और ही चेंग हे ट्राइब के सदस्य हैं, ये हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है। एक बहरी होने के नाते तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये मत भूलो कि ज़ॉम्बी अलायंस राइचस पाथ में है। नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस की लीडर होने के नाते तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जरा संभाल कर। तुरंत बाद एक और आवाज आई, ब्लेजिंग हेवन डीमिनस, क्या तुम ओल्ड एंसेस्टर जूहू से निपटने नहीं जा रही थी? तुम यहां इस झंझट में पड़ने क्यों ना गई? झंझट में पड़ने? हा 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 हा। ब्लेजिंग हेवन डीमिनस ने अपना सर उठाया और हंसने लगी।
इसी बीच फेरी ली शन बोली, उसने बात आगे बढ़ाई, ओल्ड एंसेस्टर जूहू का मामला तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, हे ट्राइब के एल्डर्स। इसके अलावा तुमने कहा यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारा अपना पारिवारिक मामला भी है? तुम्हारा क्या मतलब है? ग्रीन जायंट के अंदर से हे ट्राइब के चारों एल्डर्स ने हैरान होकर पूछा। इस पल फैंग युआन को एक तेज एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दीदी, फेरी ली शन ने आवाज लगाई। बहनों के बीच एक अनोखा समझ का रिश्ता था, उन्हें शब्दों में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने हंसना बैंड कर दिया, उसकी नजर बिजली की तरह तेज थी और वो हरे दानव की तरफ उड़ पड़ी। हरे दानव के शरीर पर कहीं से आग का एक गोला जलने लगा। एक ही पाल में वो एक भड़कती हुई आग में बदल गया और पूरे हरे दानव को अपनी लपेट में ले लिया। जल्द ही पहाड़ जैसा हरा दानव आग का एक नारंगी स्तंभ बन गया। इमॉर्टल किलर मूव, फायर प्रिजन। जलती हुई आग में हरा दानव मुश्किल से हिल पा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चिपचिपे काले तेल के गड्ढे में गिर गया हो। हरे दानव को बनाने वाले चारों एल्डर्स चौंक गए। हम पर यह हमला कब हुआ? इस किलर मूव की ताकत बहुत ज्यादा है। हमारा ग्रीन सिटी रैम्पेज भी इससे फिलहाल आजाद नहीं हो पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके इस्तेमाल का कोई इशारा ही नहीं मिला, हम इससे बच ही नहीं सकते। लेकिन चारों एल्डर्स के पास लड़ाई का भरपूर अनुभव था, वो सिर्फ कुछ पाल के लिए ही हैरान हुए थे, इससे पहले कि वो समझ पाए। उन्हें पहले का हमला याद आया, एंग्री बर्ड हेयर दानव के सीने से टकराया था। और तभी फायर प्रिजन हेयर दानव के सीने पर जलना शुरू हुआ। ये एक कॉम्बो इमॉर्टल किलर मूव था। कॉम्बो इमॉर्टल किलर मूव्स का मतलब होता है एक के बाद एक डू या डू से ज्यादा इमॉर्टल किलर मूव्स का इस्तेमाल करना, जिससे उनकी ताकत बढ़ जाती है, उनके बीच एक सिनर्जी होती है। एंग्री बर्ड, फायर प्रिजन, इन दोनों इमॉर्टल किलर मूव्स ने मिलकर एक कॉम्बो इमॉर्टल किलर मूव बनाया था। ब्लेजिंग हेवन डीमिनेस ने पहले एंग्री बर्ड का इस्तेमाल करके हरे दानव पर हमला किया, फिर उसने फायर प्रिजन का इस्तेमाल करके ग्रीन सिटी रैम्पेज को एक अनोखे शक्तिशाली प्रभाव से फंसा लिया। अगर काफी वक्त बीत गया होता, या अगर उसने पहले फायर प्रिजन एक्टिवेट किया होता, तो ब्लेजिंग हेवन डीमिनेस को मूव एक्टिवेट करने में वक्त लगता। इस दौरान हे ट्राइब के चारों एल्डर्स बच सकते थे, और फायर प्रिजन की ताकत अब जितनी नहीं होती। वजह बहुत सरल थी, यह डाउ मार्क्स की वजह से था। इमॉर्टल किलर मूव्स इमॉर्टल गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करके शक्तिशाली तरीके एक्टिवेट करते हैं। ताकत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो टेम्पररी डाउ मार्क्स बनाते हैं। जब एंग्री बर्ड हेयर दानव के सीने से टकराया, तो वहां टेम्पररी फायर पाथ डाउ मार्क्स रह गए। ब्लेजिंग हेवन डीमिनेस ने इन्हीं फायर पाथ डाउ मार्क्स को बेस बनाकर फायर प्रिजन को अनलीश किया, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई और हरे दानव को टेम्पररी तौर पर फंसा लिया। एक कॉम्बो इमॉर्टल किलर मूव डिजाइन करने के लिए उसका अटेनमेंट लेवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर होना चाहिए। तो ब्लेजिंग हेवन डीमिनेस का फायर पाथ अटेनमेंट लेवल इस हद तक पहुंच चुका है। फैंग युआन का दिल कांप गया। फायर पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर, यह अटेनमेंट लेवल आम गू इमॉर्टल्स नहीं पहुंच सकते थे। रो, हरे दानव ने जोर से दहाड़ा, उसके शरीर से बड़ी मात्रा में हरा धुआं निकलने लगा। जहां भी हरा धुआं जाता, आग बुझ जाती। साफ था, ये रहस्यमय हरा धुआं एक शक्तिशाली इमॉर्टल किलर मूव था। ब्लेजिंग हेवन डीमिनेस का कॉम्बो इमॉर्टल किलर मूव 10 सांस लेने के वक्त से पहले ही पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ कीमती वक्त गंवा दिया। इस दौरान फेरी ली शन ने पहले ही तैयारी कर ली थी, उसने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया। बैटलफील्ड इमॉर्टल किलर मूव, ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन। धरती जोर से कांप उठी। रंबो, पलक झपकते ही जमीन के नीचे से भयंकर झटकों की लहरें उठने लगी। सतह ऊपर उठने लगी, जमीन का नक्शा तेजी से बदलने लगा। संपला घास का मैदान एक टीले में बदल गया था। जल्द ही ये टीला तेजी से ऊपर उठा और ऊंचा होता गया। पहाड़ के दोनों तरफ साफ साफ पर्वत श्रृंखलाएं बन रही थी। आखिरकार पहाड़ ने उठना बैंड कर दिया। पहाड़ों की एक श्रृंखला ने हरे दानव को हर तरफ से घेर लिया। धरती के झटके आखिरकार रुक गए। हजारों ली तक का इलाका फेरी ली शन के बैटलफील्ड इमॉर्टल किलर मूव की वजह से पूरी तरह से बदल गया था। ऐसे अनोखे प्रभाव हासिल करना, ये सच में सांस रोक देने वाला था। पहाड़ों की एक श्रृंखला ने हरे दानव को बीच में घेर लिया था। ये एक बड़े से कटोराए या जेल जैसा लग रहा था, जो उनके भागने का रास्ता रोक रहा था। इस वक्त हरा दानव एक फंसे हुए शिकार जैसा था। फैंग युआन का दिल जोर से धड़क रहा था, भले ही वो जानता था कि फेरी ली शन के पास ऐसा ट्रम्प कार्ड है। इस असर को देखकर उसी फिर भी थोड़ी हैरानी हुई। अपने पिछले जीवन में जब फेरी ली शन ने इस मूव का इस्तेमाल किया था, तो ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी।
ए फ्लैट ये इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? कहीं ये मिनिस्क्यूल माउंटेन की वजह से तो नहीं? फैंग युआन ने एक अंदाजा लगाया। वही होना चाहिए। फेरी ली शन का ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन मेरे मिरियड स्टार फायरफ्लाइज जैसा है। इस्तेमाल करने पर इसकी ताकत अनोखी होती है, लेकिन कीमत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। हर बार इस्तेमाल करने पर गू इमोर्टल के डाउ मार्क्स हमेशा के लिए खर्च हो जाते हैं। इसीलिए इतिहास के रिकॉर्ड्स में फेरी ली शन ने इस बैटलफील्ड इमोर्टल किलर मूव का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया। या दूसरे शब्दों में, ये एक आखिरी उपाय था, एक फॉरबिडन मूव। अगर इसे बार बार इस्तेमाल किया जाता तो खुद की बुनियाद और कल्टिवेशन लेवल तेजी से गिर जाता। मिनिस्क्यूल माउंटेन स्वर्ग और धरती का एक अलग थलग डोमेन था। इसका जिक्र लेस देन ग्रेटर देन में था। पहाड़ में खुद ही बड़ी संख्या में डाउ मार्क्स थे। फेरी ली शन ने इसे अपने इमोर्टल एपर्चर के अंदर रखा था। मिनिस्क्यूल माउंटेन के डाउ मार्क्स उसकी अपनी बुनियाद बन गए, जिसे वो इस्तेमाल और खर्च कर सकती थी। इसीलिए ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन की ताकत इतनी भयंकर हो गई, जो फैंग युआन के पिछले जीवन के ज्ञान से कहीं परे थी। हे ट्राइब के चारों एल्डर्स रैंक 7 गू इमोर्टल्स उनके द्वारा बनाया गया एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ग्रीन सिटी रैम्पेज दुनिया में तीसरे नंबर पर था। लेकिन मिनिस्क्यूल माउंटेन का इस्तेमाल करके फेरी ली शन ने ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन का इस्तेमाल किया और रैंक 8 लेवल के हरे दानव को अस्थायी रूप से फंसा लिया, स्थिति को नियंत्रित करते हुए। फैंग युआन और बाकी लोग हवा में तैर रहे थे, नीचे देख रहे थे। हरा दानव विशाल था, लेकिन उसी घिरने वाले पहाड़ उससे भी ऊंचे थे। फेरी ली शन ने अपना एक्टिवेशन रोक दिया था, अब वो उसी कंट्रोल नहीं कर रही थी। लेकिन ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन का बदलाव अभी भी जारी था। पहाड़ों की घाटी में वनस्पति तेजी से बढ़ रही थी। अनेकों नाशपाती के पेड़ उग रहे थे। डालियां बेलों की तरह एक दूसरे से उलझ रही थी, तेजी से फैल रही थी। साथ ही नाशपाती के फूल खिल रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे, धीरे धीरे बर्फ की तरह नीचे गिर रहे थे। हरे दानव के पीछे मोटे और विशाल हरे पंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ। चारों ही ट्राइब एल्डर्स में से एक ट्रांसफॉर्मेशन पथ में माहिर था, इसीलिए हरे दानव में ऐसा बदलाव हो सकता था। ये एक एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन की खासियत थी। एक बार इमोर्टल गू हाउस बैन जाने के बाद उसके तरीके फिक्स हो जाते थे। लेकिन एंशिएंट बैटल फॉर्मेशंस में गू इमोर्टल्स के इस्तेमाल के अनुसार अलग अलग क्षमताएं होती थी, साथ ही उनके लड़ाई के विभिन्न तरीकों के अनुसार भी। हे ट्राइब के चारों एल्डर्स पिंजरे से बाहर उड़ना चाहते थे, लेकिन अनेकों बैलें हरे दानव के पैरों से लिपटी हुई थी। HMPH हरे दानव ने घुराया, उसके शरीर का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर आग जल रही हो। उसका हरा रंग, जो काई जैसा था, अब गहरे लाल रंग में बदल गया था। डार्क पाथ और फायर पाथ, डुअल इमोर्टल किलर मूव, डार्क एम्बर। बूम! एक जोरदार धमाका गूंजा, जिससे कान के पर्दे कांप सकते थे। एक गहरे लाल रंग की पारदर्शी झटके वाली लहर हरे दानव के शरीर से निकली, तेजी से फैलती हुई। जहां भी झटके वाली लहर गई, उलझी हुई बेलें कागज की तरह जल गई, राख बन गई। बूम बूम बूम! हरे दानव द्वारा छोड़े गए 3 झटकों से सारी बाधाएं साफ हो गई। तुरंत ही धूल बादलों की तरह उठी, धरती कांप उठी, अनेकों पत्थर गिरने लगे। शक्तिशाली और भयंकर ऑरा ने फेरी ली शन को अनजाने में एक छोटा कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। हे लूलन को इसका कोई होश नहीं था। उसकी उंगली हरे दानव के एक हाथ पर टिकी हुई थी। इस हाथ के अंदर उसका बाप ही चेंग पकड़ा हुआ था। फैंग युआन का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसका दिल डूब गया। वो स्थिति को समझने लगा था। साफ था, फेरी ली शन, ही लूलैन और ब्लेजिंग हेवन डीमनेस एक साथ मिले हुए थे। आज ये स्थिति उन्होंने ही चेंग को मारने के लिए बनाई थी, लेकिन साथ ही वो फैंग युआन को भी निशाना बना रहे थे। मैं ही लूलन के खिलाफ साजिश कर रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि वो लोग मुझ पर पहले ही हमला कर देंगे। फैंग युआन ने ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की तरफ देखा। आज से पहले उसने उम्मीद नहीं की थी कि नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस का लीडर ही लूलन और फेरी ली शन से इतना करीबी रिश्ता रखता होगा। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने फैंग युआन की नज़र को महसूस किया और उसी एक ऐसी नज़र से देखा जो मुस्कुराती हुई लग रही थी। फैंग युआन ने मन ही मन घुराया, उसने अपनी नज़र हटा ली। वो अब गंभीर खतरे में था। अगर वो भागना चाहता तो हेलूलन और फेरी ली शन सिर्फ उसी परेशान करते, लेकिन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस एक ऐसी दीवार थी जिसे वो पार नहीं कर सकता था। फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल था। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को इसके बारे में जरूर पता होगा, लेकिन अभी जल्दबाजी में काम करने का वक्त नहीं है। जब तक उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया है, हम अभी भी बात कर सकते हैं। भले हाई में भाग जाऊं, इसका कोई फायदा नहीं।
मेन जॉम्बी अलायंस में शामिल हो चुका हूं और ब्लेजिंग हेवन डीमनेस नॉर्दर्न प्लेन्स जॉम्बी अलायंस ब्रांच की लीडर है। इसके अलावा फेरी ली शन एक इन्फॉर्मेशन पाथ गो इमॉर्टल है। ये हंसने वाली बात थी कि पहले फैंग युआन फेरी ली शन से जॉम्बी अलायंस छोड़ने का तरीका पूछ रहा था। इसका मतलब है कि जिंग शियांगजी के रूप में मेरी पहचान पहले ही जाहिर हो चुकी है। हे लू लैन चालाक है, जब से वो जानती है कि मेरे पास स्टार पाथ कल्टिवेशन है, उसी ये भी पता चल गया होगा कि मैं स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड पहले ही हासिल कर चुका हूं। ही लू लैन फेरी ली शन को छोटी मासी कहती थी, मुझे लगा ये सिर्फ एक प्यार से बुलाने वाला नाम है, जैसे छोटा भाई। सोचा नहीं था कि एक छोटी मासी के साथ उसकी एक बड़ी मासी भी होगी, और ये भी नहीं सोचा था कि ही लू लैन की बड़ी मासी इतनी जबरदस्त शख्सियत होगी। चैप्टर 943 अफ्रेड ऑफ डेथ ब्लेजिंग हेवन डीमनेस असल में ही लू लैन की बड़ी मासी थी। फैंग युआन ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा रैंक 7 थी। हे लू लैन के खिलाफ उसके पास फायदा था, लेकिन सामने वाले के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था, उसके आखिरी हमले से सावधान रहना था। फेरी ली शन के खिलाफ वो ज्यादा से ज्यादा बराबरी पर था। जिस पाल वो अपना बैटलफील्ड इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल करती, फैंग युआन मुश्किल में पड़ जाता, वो उसी इस्तेमाल करने के लिए काफी वक्त नहीं दे सकता था। जहां तक ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की बात है, वो उसके सामने बेहद कमजोर था, ये निराश करने वाली बात थी। भले हाई फैंग युआन के पास कई इमॉर्टल गूदर अपने सबसे नीचे रैंक 6 कल्टिवेशन लेवल के साथ, वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल से लड़ने का सोच भी नहीं सकता था। एक रैंक 7 गू इमॉर्टल भी रैंक 8 गू इमॉर्टल से नहीं लड़ सकता था। फंग ज्यूगे एक एपीवाद था, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पिछले 1000 सालों के इतिहास में वो अकेला था। फैंग युआन के लिए ब्लेजिंग हेवन डीमनेस से निपटना लगभग नामुमकिन था। सामने वाला बस बहुत ज्यादा ताकतवर था। फैंग युआन एक कमजोर स्थिति में था और उसका नुकसान तय था। अभी मैं सिर्फ उस अलायंस एग्रीमेंट पर भरोसा कर सकता हूं जो मैंने पहले फेरी ली शन और ही लू लन के साथ किया था। एलाइज एक दूसरे को मार नहीं सकते। फैंग युआन ने मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। पहले उसी ये समझौता अपने कामों में बाधा लग रहा था, लेकिन अब उसी जिंदा रहने के लिए इसी पर निर्भर रहना पड़ रहा था। हालांकि फेरी ली शन एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल है, ये समझौता शायद भरोसेमंद ना हो। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस मुझे बैटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके पूरी तरह से दबा सकती है, लेकिन उसने अभी तक हमला नहीं किया। अगर फेरी ली शन मुझे मारना चाहती तो वो ऐसी स्थिति भी नहीं बनाती। साथ ही ब्लेजिंग हेवन डीमनेस मेरी असली पहचान जानती है, तो उसने मुझे स्टार थॉट इमॉर्टल गू रिफाइन करने में मदद की उनकी। इसका मतलब है कि वो मेरी जान के पीछे नहीं है, उनके कुछ और मकसद हैं। जहां तक उनके मकसद की बात है, फैंग युआन को हल्का सा अंदाजा था। नतीजा ये था कि अभी के लिए फैंग युआन की जान को कोई खतरा नहीं था। यही वजह थी कि वो अभी भी देख रहा था और भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब फैंग युआन अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा था, टैब ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन द्वारा फंसा हुआ हारा दानव दहाड़ा और उसने अपना सर उठाया। किलर मूव डार्क एम्बर के कई इस्तेमाल के बाद घाटी में ज्यादातर नाशपाती के पेड़ जलकर राख हो गए थे, लेकिन वो जमीन से उगते जा रहे थे, हरे दानव की तरफ बढ़ रहे थे, भले ही उसी फिर से फंसाने में कुछ वक्त लगता। इस मौके का फायदा उठाकर हरे दानव की पीठ पर 2 और जोड़ी विशाल हरे पंख आ गए। साथ ही हरे दानव का रूप भी बदल गया, उसका बड़ा सा सर एक बाज का हो गया, उसका पूरा शरीर पतला और लंबा हो गया, उसके हाथ और पैर 5 उंगलियों वाले तेज पंजों में बदल गए। वुश! उसके 3 जोड़ी पंख एक साथ फड़फड़ाए, साथ ही हरे दानव के घुटने थोड़े मुड़े, उसने छलांग लगाए और आसमान में फट पड़ा। जमीन कांप उठी, इस टक्कर से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। धूल के बादल उठे और ढेर सारी राख में मिल गए। इस बार हरा दानव बेलों से बंधा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आसमान में उड़ा, हे ट्राइब के चारों एल्डर्स ने एक तेज खींचवा महसूस किया, जो दानव को खींच रहा था, हरे दानव को दूर उड़ने से रोक रहा था। ये क्या है? हे ट्राइब के चारों एल्डर्स एक के बाद एक हैरान हो गए। जैसे जैसे हरा दानव आसमान में कुछ मीटर ऊपर उठता, उस विशाल खिंचवे की ताकत 10 गुना बढ़ जाती। धीरे धीरे हरा दानव इसका विरोध नहीं कर पा रहा था। चाहे तीनों पंख कितना भी फड़फड़ाएं, दानव की गति धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार वो रेंगने लगा, एक घोंघे की तरह। अपनी सीमा तक पहुंचने के बाद वो जमीन से सिर्फ 30 मीटर दूर था। बूम! एक और जोरदार धमाके के साथ हरा दानव जमीन पर आ गिरा। हे ट्राइब के चारण एल्डर्स शांत थे। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, कोई भी नतीजा अनुमान लगा सकता था, उनके चेहरे पूरी तरह से राख हो चुके थे।
ये थी ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन की असली ताकत। फेरी ली शन मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन पाथ की कल्टीवेशन करती थी और दूसरे नंबर पर वुडपथ और अर्थपाथ। ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन एक बैटलफील्ड किलर मूव था जो अर्थपाथ और वुडपथ को मिलाकर बनाया गया था। नाशपाती के फूल बर्फ की तरह थे, बेलें लक्ष्य के चारों ओर लिपटी हुई थी। ये सब वुडपथ की टेक्निक्स थी। नीचे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति अर्थपाथ का पहलू था। बिल्कुल, ये इसलिए भी था क्योंकि फेरी ली शन अपने अंदर मिनिस्क्यूल माउंटेन की शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी। वरना अगर उसने अपनी शक्ति पर आधारित ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन का ओरिजिनल वर्जन इस्तेमाल किया होता तो हारा दानव शायद अब तक बाहर निकल चुका होता। ये एक प्राचीन युद्ध रचना थी, ग्रीन सिटी रैम्पेज। भले ही ये अधूरी थी, युद्ध रचना के अंदर 4 रैंक 7 गू इमॉर्टल्स वो एकजुट होकर रैंक 8 से लड़ सकते थे। हारा दानव बाहर नहीं निकल सका, वो जमीन पर गिर गया। घाटी में अनेकों बैलें फिर से कठोर सांपों की तरह उसके चारों ओर लिपट गई। हारा दानव फिर से बंद गया। इस समय हवा में एक तेज सीटी की आवाज आई और हवा में धमाके हुए। आवाज इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फट सकते थे। 3 एंग्री बर्ड्स हवा में मिल गए, एक आग के फिनिक्स में बदल गए जो ना तो बड़ा था ना छोटा। फिनिक्स ने जोर से गाया, उसके पंख फड़फड़ाए, वो बेहद तेज था। उसने आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष बनाया, हरे दानव के हाथ से टकराया और पूरी तरह से गायब हो गया। हरे दानव ने एक अनोखी शक्तिशाली रक्षा का प्रदर्शन किया। धमाके से उसके हाथ पर सिर्फ एक गहरा छेद हुआ। इसके बाद हरे धुएं की लहरें उसके चारों ओर घूमने लगी और गहरा छेद भरने लगा। वो तरल धातु जैसा था, तेजी से ठीक हो रहा था। लेकिन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के हमले एक पल के लिए भी नहीं रुके। वो हवा में गर्व से खड़ी थी। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे हरे दानव की तरफ किया। उसके हाथ ने ऊपर से नीचे तक काटने की मुद्रा बनाई। फायर पाथ किलर मूव, फीनिक्स फेदर ट्रिपल विंग ब्लेड। आग की 3 लहरें तुरंत बन गई। वो फिनिक्स के पंखों जैसी दिख रही थी। वो मुड़ी हुई थी लेकिन हाशिए की तरह बेहद तेज थी। वुश वुश वुश। आग के 3 ब्लेड हवा को चीरते हुए निकले, तेजी से जलते हुए। उनकी हरकत से भारी हवाएं चलने लगी। 3 ब्लेड एक के बाद एक छोड़े गए, लगातार एक ही जगह पर टकराए। पहले के एंग्री बर्ड के साथ मिलकर इसने एक और कॉम्बो मूव का प्रभाव पैदा किया। हरे दानव का हाथ इन 3 ब्लेडन से कट गया। हे ट्राइब के चारों एल्डर्स गुस्से से दहाड़े, लेकिन उसी रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। हरे दानव का शरीर प्राचीन युद्ध रचना से बना था। हाथ शरीर से अलग होने के बाद ऐसा लगा जैसे गू फॉर्मेशन का एक हिस्सा ही खो गया हो। चारों एल्डर्स से इमॉर्टल एसेंस की सप्लाई खोने के बाद हाथ जल्दी ही शून्य में विलीन हो गया और अनेकों गू वर्म तेजी से हरे दानव की तरफ उड़ गए। पहले पकड़ा गया ही चेंग अपनी बंदिश से आजाद हो गया। वो जल्दी से गिर गया। हरे दानव ने यूएसईवाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने यूएसईवाई रोक दिया। हे चेंग ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। वो ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन के अंदर था। लगभग तुरंत ही अनेकों बेलों और जड़ों ने उसी कास कर बांध लिया, उसी फेरी ली शन के हाथों में भेजे दिया। उसी छोड़ दो। हे ट्राइब के चारों एल्डर्स गुस्से से पागल हो गए। अनेकों डार्क एम्बर किलर मूव्स लगातार इस्तेमाल किए गए। हरे दानव के सीने और पीठ पर ड्रैगन के निशान आ गए, जैसे वो पानी के अंदर से निकल रहे हों। वो हरे ड्रैगन में बदल गए और इलाके में घूमने लगे। यह हे ट्राइब के पहले सुप्रीम एल्डर का सिग्नेचर किलर मूव था, 9 ड्रैगन बॉडी प्रोटेक्शन। ये हमला और रक्षा दोनों कर सकता था। प्राचीन युद्ध रचना के एम्प्लीफिकेशन के तहत इसने अनोखी भयंकर शक्ति का प्रदर्शन किया। एक ही बार में 9 ड्रैगन घूमने लगे। वो आरोप थे। पहाड़ों की चोटियां टूट गई, नाशपाती के फूल मुरझा गए, पौधे और पेड़ हवा में उड़ गए। फेरी ली शन का चेहरा बदल गया। जल्दी करो, नि ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। हरे दानव ने अपनी पूरी युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। अब तक उसी फंसाए रखना ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन के लिए पहले ही बहुत मुश्किल था। चलो। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस बिना किसी झिझक के बढ़ी। उसने आग की एक लंबी जंजीर छोड़ी। फेरी ली शन, ही लूलैन, फैंग युआन और ही चेंग को पकड़ते हुए। जल्द ही उसने अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। एक इंद्रधनुष में बदल गई, सबको अपने साथ हवा में खींचती हुई। जिस पाल वो आग की जंजीर से फंसा, फैंग युआन ने अनजाने में विरोध करना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने यूएस प्रवृत्ति को दबा लिया। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की गाती बेहद तेज थी। पलक झपकते ही वो सबके साथ क्षैतिज में गायब हो गई। दास सांस लेने के वक्त के बाद ऑर्चर्ड गार्डन इन माउंटेन पूरी तरह से नाश हो गया। पहाड़ों के भयंकर पतन ने युद्ध के मैदान को बर्बाद कर दिया। हारा दानव सफलतापूर्वक हवा में उड़ गया। उसने दहाड़ा और आसमान और धरती में कंपन पैदा कर दिया। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस का मूवमेंट किलर मूव बेहद तेज था।
हे ट्राइब के चारों एल्डर्स को यूएससीवाई पकड़ने में बहुत मेहनत लगती। भले ही वो पकड़ लेते, उनके बीच जीत का फैसला करना मुश्किल होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हे ट्राइब के चारों एल्डर्स को उसका पीछा करना था। हे चेंग चारों सुप्रीम एल्डर्स का प्रतिनिधि था। उसने इतने सालों तक ही ट्राइब के मामले संभाले थे। वो बहुत सारे राज जानता था। इसके अलावा एक सुपर फोर्स होने के नाते उनका अपना गु इमॉर्टल दूसरों द्वारा किडनैप कर लिया गया था। हे ट्राइब के चारों एल्डर्स ने अपनी सारी इज्जत खो दी थी। अगर उन्होंने ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को नहीं रोका तो वो दूसरे सुपर फोर्सेस या यहां तक कि किसी भी राइचस पाथ या डिमोनिक पाथ फोर्सेस के सामने अपना सर नहीं उठा पाते। हे ट्राइब का इमॉर्टल गु हाउस डार्क प्रिजन खो गया था और ही चेंग पकड़ा गया। हे ट्राइब की साख गिरने वाली थी। जैसा कि कहावत है, हर कोई गिरते हुए आदमी को लात मारता है। हे ट्राइब अब इतना कमजोर होने के साथ बाकी सभी फोर्सेस उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे। उन्हें नॉर्दर्न प्लेन्स में उनके पास मौजूद बहुत सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज को भी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। ग्रीन सिटी रैम्पेज एक प्राचीन युद्ध रचना थी। हे ट्राइब के चारों सुप्रीम एल्डर्स के पास मूवमेंट किलर मूव्स की कमी नहीं थी। एक बार जब वो अपने मूव्स एक साथ एक्टिवेट करते, उनकी गाती ब्लेजिंग हेवन डीमनेस से कई गुना ज्यादा होती। लेकिन जैसे हायहारा दानव उसका पीछा करने वाला था, हे ट्राइब के चारों एल्डर्स के पास आपातकालीन सहायता के लिए एक लेटर आ गया। क्या? हमारे ब्लेस्ड लैंड बेस में किसी ने चुपके से घुसपैठ की है और हमारे ज्यादातर रिसोर्सेज चुरा लिए गए हैं। हमें भारी नुकसान हुआ है। वहां रक्षा कर रहे ही ट्राइब के गु इमॉर्टल्स सभी गंभीर रूप से घायल हैं। घुसपैठिया बेहद शक्तिशाली है। उनके पास रैंक 8 का ऑरा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। हे ट्राइब के चारों एल्डर्स हैरान और क्रोधित थे। ये निश्चित रूप से एक साजिश थी। अभी नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के पास ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को मिलाकर 3 रैंक 8s हैं। कमीनो, हमारा बेस नहीं खो सकता। टुकड़ों टुकड़ों से जूड ब्लेस्ड लैंड की रक्षा काफी नहीं है। हम सब ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की साजिश में फंस गए हैं। चलो, हमें वापस जाकर रक्षा करनी होगी। हरे दानव ने जोर से दहाड़ा। उसके दोनों हाथ ऊपर उठे और उसने खींचा, जिससे उसके सामने स्पेस में एक विशाल काला छेड़ बन गया। हरा दानव काले छेड़ में उड़ गया और गायब हो गया। पीछे सिर्फ बर्बाद युद्ध का मैदान छोड़ गया जो पूरी तरह से खंडहर में था। हे ट्राइब ने हमारा पीछा नहीं किया। हम अब सुरक्षित हैं। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस सबके साथ जमीन पर उतर गई। सबको बंधने वाली आग की जंजीर उसने वापस ले ली। इसके बाद उसने आराम से अपना हाथ हिलाया और आसपास के दासली का इलाका गहरे लाल रंग की बाधाओं की एक परत से ढक गया। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन फैंग युआन पहले से ज्यादा सतर्क था। उसने अपने कंधे और बाहें हिलाई, शांति से फेरी ली शन से कहा, तो तुम सब परिवार हो। तुमने सच में मुझे अंधेरे में रखा। तुमने भी वही किया। फेरी ली शन ने गहरे मतलब से मुस्कुराते हुए कहा। यह साफ था कि उसी पहले से पता था कि फैंग युआन ने स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड हासिल कर लिया है और खुद को जिंग शियांगजी के रूप में भेस बदला है। मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी पूरी वफादारी से सेवा करूंगा। मुझे जिंदा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हे चेंग उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था जब वो लगातार चिल्ला रहा था। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने सबको बंधने वाली आग की जंजीर के हिस्से हटा दिए थे, लेकिन अकेले ही चेंग अभी भी कास कर बंधा हुआ था। ना सिर्फ स्थिति फैंग युआन की उम्मीदों से परे विकसित हुई, ये ही चेंग की उम्मीदों से भी पूरी तरह से बाहर थी। फेरी ली शन ने गुस्से भरी इन से घूरा और ही चेंग की तरफ इशारा करते हुए डांटा, कुत्ते चोर, मेरी छोटी बहन तुमसे इतना प्यार करती थी, फिर भी तुमने उसकी जान ले ली। लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुमने अपनी ही बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश की। हे चेंग सीधे जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया। उसने अपना सर उठाया और गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हारा कुत्ता या घोड़ा बनने को तैयार हूं। मैं तुम्हें ही ट्राइब के सारे राज बताने को तैयार हूं। हमारे रैंक 8 पूर्वज ही फैन की टाइम पाथ इनहेरिटेंस भी। क्या सु जियानर मेरे पास इस इनहेरिटेंस के लिए नहीं आई थी? क्या तुम सबको ये इनहेरिटेंस नहीं चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूं। मैं कोई राज नहीं छिपाऊंगा। लेकिन फेरी ली शन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। जब ही चेंग ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की तरफ मुड़ा, मेरा आपको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। उस समय अगर मुझे पता चलता कि सु जियानर के पीछे आप हैं, तो मैं उसकी जान कभी नहीं लेता। ये सब एक गलतफहमी है। ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। हे ट्राइब एक सुपर फोर्स थी। उनके पास बहुत पहले से एक विरासत थी। उनके पूर्वज स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली थे। जिस पीढ़ी में ही फैन शक्ति में था, हे ट्राइब के पास एक रैंक 8 गु इमॉर्टल था। वो नॉर्दर्न प्लेन्स के मजबूत सुपर फोर्सेस में से एक थे। लेकिन उसकी उम्र सीमित थी। ही फैन के मरने के बाद
हे ट्राइब धीरे धीरे कमजोर हो गई, जबकि कुछ अन्य सुपर फोर्सेस उभार कर सामने आए। ये गू इमोर्टल्स की दुनिया में आम बात थी। कहते हैं, उतार चढ़ाव समुद्र की लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, अगर एक गिरता है तो दूसरा उठता है। हे चेंग लगातार गिड़गिड़ाता रहा। वो जानता था कि यही एक तरीका था जिससे वो शायद जिंदा बच सकता था। रैंक 8 ब्लेजिंग हेवन डीमनेस और ही लू लैन, जो उससे गहरी और ना सुलझने वाली नफरत करती थी, के सामने वो उन्हीं ही ट्राइब का इस्तेमाल करके धमका नहीं सकता था। शुक्र है, ही फैन के पास एक विरासत थी और ही ट्राइब यूएसईवाई हासिल नहीं कर पाई थी। एक रैंक 8 गू इमोर्टल की विरासत किसी भी गू इमोर्टल के लिए बेहद आकर्षक थी। लेकिन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने टांस कसा। उसने ही लू लैन की तरफ देखा और नर्म आवाज में बोली, तुम्हारी जिंदगी मेरी नहीं है, तुम जिंदा बचोगे या नहीं, ये सिर्फ छोटी लन तय कर सकती है। छोटी लन, आगे बढ़ो, मैंने ही चेंग को पहले ही बंद दिया है, वो अब एक आम इंसान की तरह कमजोर है। छोटी लन, मेरी बात सुनो। हे चेंग जमीन पर घुटनों के बाल बैठा, उसने अपने घुटने जमीन पर रगड़े जब वो पागलों की तरह ही लू लैन की तरफ रेंगने लगा। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारे अंदर ही ट्राइब का खून बह रहा है, तुम्हारे पास ही फैन की विरासत हासिल करने में एक बड़ा फायदा है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुम्हें और मुझे इस तरह के झगड़े में नहीं देखना चाहती, है ना? अगर तुम्हारी माँ यहां होती तो वो तुम्हें ही फैन की विरासत हासिल करते हुए देखकर बेहद खुश होती। और तुम्हारे पास 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक है। तुम अब तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने जेएनयू से तुम्हारी जान बचाने के लिए कहा था। ये एक ना मंजूर करने लायक सच है। हे लू लैन ने ही चेंग की तरफ देखा। उसका डरा हुआ और घबराया हुआ चेहरा देखकर उसने अपनी भुहें सिकोड़ी, गहरी नफरत और घृणा का भाव दिखाया। इसके बाद उसने बेरहमी से ही चेंग को लात मारी। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। हे लू लैन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। पूछो, कृपया पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूं। हे चेंग को लगभग जिंदा बचने का एक मौका दिखाई दे रहा था। हे लू लैन ने गहरी सांस ली। उसकी रीढ़ लाल थी और उसकी आवाज कांप रही थी। माँ तुमसे इतना प्यार करती थी, वो तुम पर पूरा भरोसा करती थी। असल में वो जानती थी कि तुम उसी नुकसान पहुंचाने वाले हो, लेकिन उसी विश्वास था कि तुम अपनी गलती का एहसास करोगे और प्यार की वजह से अपने काम रोक दोगे। ऐसे इंसान के सामने जो तुमसे इतना गहरा प्यार करता था, तुमने उसकी जान लेने का दिल कैसे किया? हे चेंग हक्का बक्का रह गया। वो मूल रूप से जमीन पर कासकर बंधा हुआ था और अपने हाथ का सहारा लेकर अपने शरीर को उठाने की कोशिश कर रहा था, बैठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ही लू लैन के सवाल से पूरी तरह से स्तंभ हो गया था। इस पल वो एक मूर्ति में बदल गया था। हवा का एक झोंका आया, ही चेंग के उलझे हुए और मिट्टी भरे बाल उड़ गए। उसकी ऊँगली लाल थी क्योंकि उसके और सू जियानर के प्यार भरे पाल उसके दिमाग में ताज़ा हो गए। पछतावा, दर्द, दुख, हर तरह की भावनाएं उसके दिल में भर गई। उसका गला भर आया, फिर वो रोने लगा। मैं बिल्कुल जानता था कि तुम्हारी माँ मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैं मरने से डरता था। मुझे मौत से डर लगता था। सिस्क सिस्क सिस्क। अपने सवाल का जवाब देने के बाद ही चेंग में अपने शरीर को संभालने की ताकत नहीं बची थी। वो जमीन पर ढेर हो गया। वो एक बूढ़े कुत्ते या सड़ते हुए झींगे की तरह था। उसका शरीर गंदी मिट्टी में सिकुड़ा हुआ था और वो रो रहा था। उसके नाक और आंसू एक साथ मिल गए थे, उसके चेहरे से नीचे बह रहे थे। उसका रेशमी चोगा फटकर बर्बाद हो चुका था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसका सुंदर चेहरा और पुराना गौरव मिट्टी से बने सूखे मुखौटे जैसा था। मौत का सामना करते हुए ये मुखौटा टूटकर गायब हो गया। हे लू लैन और बाकी सब गहरी शांति में डूब गए। दृश्य पूरी तरह से शांत था। बस हवा चल रही थी और ही चेंग की लगातार हल्की सिसकियां। हे चेंग के प्रदर्शन ने आसपास के सभी लोगों को एक गहरा एहसास दिलाया। मौत सच में एक भयंकर चीज थी। मौत का सामना करते हुए एक अजय रैंक 9 वेनरेबल भी विश्वास से परे कमजोर था। अनंत जीवन, क्या यह संभव था? फैंग युआन सिर्फ इतना जानता था, प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई भी ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंचा था। उसी जाने दो। इस पल ही लू लैन के शरीर से एक भावना का गोला निकला जो एक महिला इमोर्टल के शरीर के पारदर्शी आकृति में बदल गया। सू जियानर, हे लू लैन की मां। फैंग युआन की नजर चमकी। अतीत में सू जियानर के मरने से पहले उसने ही लू लैन को कुछ इमोर्टल एसेंस दिया था, साथ ही ये पारिवारिक भावना भी। ये पारिवारिक भावना और इमोर्टल एसेंस की वजह से ही लू लैन मॉर्टल होते हुए भी इमोर्टल गू एक्टिवेट कर सकती थी। छोटी बहन, इस पारिवारिक भावना को देखकर
फेरी ली शन अपनी इल्म से आंसू रोक नहीं पाई। ब्लेजिंग हेवन डिमिनेस की ईंट लाल हो रही थी, उसने पछतावे से भरा एक बेहद दोषी भाव दिखाया। हे लूलैन ने अपना सर झुकाया, उसने शांति से ही चेंग की तरफ देखा, जैसे गहरी सोच में हो। सू जियानर की आकृति ही लूलैन की तरफ तैरती हुई आई, उसने अपना हाथ हे लूलन के पीछे बढ़ाया, अपनी प्यारी बेटी को गले लगाया और उसी धीरे से सांत्वना दी। उसी जाने दो, तुम देखो अब वो कितना दया का पात्र है। मुझे मारने के बाद वो पहले से ही दुख और पछतावे की जिंदगी जी रहा था, क्या वो अब जिंदा होकर सच में खुश है? नहीं, वो बस किसी तरह जी रहा है, वो डर में जीता है, वो दोष में जीता है, वो बिना किसी मकसद के भटक रहा है, सिर्फ अपने डर की वजह से जी रहा है, भले ही वो जिंदा है, वो बहुत पहले ही मर चुका है। उसी जाने दो, ये खुद को आजाद करने जैसा ही है। छोटी लन, नफरत की दुनिया में मत जियो, अतीत में मत जियो, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। अपने बाप को मारने का पाप मत उठाओ, ये बहुत भारी बोझ है। मुझ पर विश्वास करो, बदला तुम्हें मुक्ति नहीं देगा बल्कि बर्बादी देगा। मैं चाहती हूं कि तुम एक बेहतर जिंदगी जियो। माँ, मैं जानती हूं कि आप ये मेरे भले के लिए कह रही हैं, हे लूलैन ने कहा और वो ही चेंग की तरफ बढ़ी। अचानक उसने अपना पैर उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। जैसा कि ब्लेजिंग हेवन डिमिनेस ने कहा था, ही चेंग इस समय एक आम इंसान की तरह कमजोर था। तो हे लूलन के पैरों के नीचे उसका सर एक फटे हुए तरबूज की तरह चकनाचूर हो गया, खून, मांस, उसकी खोपड़ी और दांत सब एक ढेर में मिल गए। ऊंचा और शक्तिशाली हे चेंग, एक रैंक 7 गु इमॉर्टल, एक पीढ़ी का नायक, मर चुका था। सू जियानर की पारिवारिक भावना हैरान रह गई। इसके बाद उसने देखा कि ही लूलैन मर गई, उसके सामने ऐसा कुछ नहीं है जो मैं सह नहीं सकती, माँ। ये अतीत की तरह है, जब आप स्थिति जानती थी लेकिन फिर भी उसी अपनी मर्जी करने दी। मेरा भी अपना संकल्प है। क्या ये मुझे बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा? HMPH, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। छोटी लन, फेरी ली शन ने एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत चिंता से ही लूलैन का हाथ पकड़ते हुए। छोटी लन, ब्लेजिंग हेवन डिमिनेस ने धीरे से बुदबुदाया। वो ही लूलैन की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा नहीं किया। तो ये बात है, मुझे लगता है अब मैं समझ गया। फैंग युआनस पूरे समय अन सबके चेहरे के भाव देख रहा था। चैप्टर 944 द ग्रेटेस्ट फियर इज फियर इटसेल्फ, सेंट्रल कॉन्टिनेंट, स्पिरिट एफिनिटी हाउस। पहाड़ ऊंचे खड़े द, कोहरा घना था, बांस के जंगल के एक गहरे इलाके में एक झरना एक साफ पर्दे जैसा लग रहा था जब वो हवा में लटका हुआ नीचे गिर रहा था। फंग जिन हुआंग एक चीद के पेट की डाली पर चुपचाप बैठी थी, वो शांति से झरने को देख रही थी और उसके आंसू गिर रहे थे। इस दौरान नॉर्दर्न प्लेन्स की जांच करने के लिए भेजे गए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गु इमॉर्टल्स वापस आ चुके थे, लेकिन फंग जिउगे की कोई खबर नहीं थी। फंग जिन हुआंग के नजरिए से उसके पिता एक दूसरे क्षेत्र में बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, संभव था कि वो पहले ही मर चुके थे। इन आखिरी दिनों में फंग जिन हुआंग को ना तो खाने का मन था ना हाई कल्टिवेट करने का, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो पतली हो गई थी। जीवन और मृत्यु, ये भारी शब्द ही उन्होंने फंग जिन हुआंग के नाजुक दिल पर एक अनापेक्षित समय पर हमला किया था। ऐसा नहीं था कि फंग जिन हुआंग ने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब बात उसके अपने परिवार की आई, इस स्थिति का सामना करते हुए उसने अपना सारा संयम और शांति खो दी थी। लेकिन वो अभी भी मजबूती से टिकी हुई थी। बुरा सपना उसी हरा नहीं पाया, वो सिर्फ अकेले में चुपके से रोटी थी। ऊपर से वो अभी भी हमेशा की तरह कल्टिवेट कर रही थी, लेकिन उसी पता नहीं था कि पिछले कुछ दिनों से उसकी कल्टीवेशन का कंटेंट क्या था। एक आकृति फंग जिन हुआंग के पीछे चुपचाप प्रकट हुई, हवा में से। बेटी, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। फंग जिन हुआंग ने मुड़कर देखा, सामने उसकी मां थी, फेरी बाइकिंग। मैं फंग जिन हुआंग अब और नहीं रोक पाई, वो फेरी बाइकिंग के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फेरी बाइकिंग ने USEY काफी देर तक सांत्वना दी, तब जाकर फंग जिन हुआंग ने रोना बैंड किया। मां, पिताजी इतने शक्तिशाली हैं, वो अभी ठीक होंगे, है ना? फंग जिन हुआंग ने अपना सर उठाया और अपनी मां की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। लेकिन फेरी बाइकिंग ने इस मामले में उसी सीधे सांत्वना नहीं दी। उसने अपना सर हिलाया। यहां तक कि अजय रैंक 9 गु इमॉर्टल्स भी एक दिन मर जाते हैं, तुम्हारे पिता की तो बात ही क्या है। इंसानों को आखिरकार मरना ही होता है। हुआंगरा, रोना बैंड करो, मां तुम्हें एक कहानी सुनाती है। ये कहानी लेस देन ग्रेटर देन मैं थी। कहते हैं कि रेंजू ने फेदरमैन की काबिलियत पर भरोसा करके अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, जो अभी भी साधारण खाई में फंसी हुई थी।
हालांकि फेदरमैन आज़ादी चाहते थे, वो बंधन में नहीं रहना चाहते थे। रेंजू ने एक साजिश सोची, लेकिन वो नाकाम रहा। फेदरमैन ने अपनी आज़ादी के लिए मरना बेहतर समझा। रेंजू गहरी उलझन में पड़ गया। उसी अपने बच्चों को बचाने का कोई बेहतर तरीका नहीं मिल रहा था। यही स्थिति उसके सबसे बड़े बेटे वर्डन ग्रेट सन और उसकी बेटी बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा पर भी लागू होती थी। इस समय सेल्फ गू ने रेंजू के दिल में कहा, ओ इंसान, तुम अपने बेटे वर्डन ग्रेट सन को बचाना चाहते हो, मेरे पास एक तरीका है। रेंजू ने सोचा कि उसी कम से कम एक को तो बचाना ही होगा। उसने जल्दी से पूछा, ओ, क्या तरीका है? सेल्फ गू हंसा, इस दुनिया में सभी जीवित प्राणी मरेंगे। ये इसलिए है क्योंकि फेट गू जीवन और मृत्यु के दरवाजे में घुसा था और फेनेस गू को ढूंढते हुए एक निशान छोड़ गया था। ओ इंसान, तुम जीवन और मृत्यु के दरवाजे में घुस सकते हो और जीवन और मृत्यु के रास्ते पर चल सकते हो। जब तक तुम किस्मत के निशानों पर नहीं चलते, तुम एक ऐसे रास्ते पर चलोगे जो सिर्फ तुम्हारा होगा। जब तुम जीवन और मृत्यु के दरवाजे में घुसकर फिर से बाहर आओगे, तो तुम एक बिल्कुल नया रास्ता बनाओगे। वो सफलता का आधा रास्ता होगा। इसके बाद जब तक तुम वर्डन ग्रेट सन को यूएस रास्ते पर लाते हो जिस पर तुम चले और जीवन और मृत्यु के दरवाजे से बाहर निकलते हो, तो तुम इंसानी दुनिया में वापस आ पाओगे जहां सूरज चमकता है। तुम्हारा बेटा वर्डन ग्रेट सन मौत से बच पाएगा और फिर से जीवित हो जाएगा। रेंजू ने सेल्फ गू का तरीका सुना और बहुत हिचकिचाया, लेकिन कोई बेहतर समाधान नहीं था। इसलिए उसने बाउंडलेस फॉरेस्ट समसारा को कुछ और समय के लिए साधारण खाई में छोड़ने का फैसला किया, जबकि उसने सेल्फ गू द्वारा सिखाए गए तरीके से अपने सबसे बड़े बेटे वर्डन ग्रेट सन को बचाने का फैसला किया। रेंजू जीवन और मृत्यु के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो चलता गया, एक दिन उसकी मुलाकात एक बीस्टमैन से हुई। ये बीस्टमैन बहुत हट्टा कट्टा था। उसके मसल्स पत्थरों जैसे थे। उसके मुंह के नोकीले दांत तलवारों से भी तेज थे। वो बड़े बड़े कदम उठा रहा था, जंगल में दौड़ते हुए चिल्ला रहा था, पास मत आओ, यहां मत आओ, मुझे डर लग रहा है। रेंजू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ओ बीस्टमैन, तुम किस चीज से डर रहे हो? बीस्टमैन ने कहा, मैं अपनी ही परछाई से डर रहा हूं। वो हमेशा मेरे पीछे रहती है, मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। मैं इतना डर गया हूं कि मैं सिर्फ हर दिशा में भाग सकता हूं। मैं थक गया हूं, भूखा हूं और प्यासा हूं, मैं मरने वाला हूं। रेंजू को यह मजाकिया लगा, ओ बीस्टमैन, तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली शरीर है, फिर भी तुम एक बेनुकसान परछाई से डर रहे हो। क्या तुम्हारा दिल डरपोक है? डरने वाली क्या बात है? इस समय बीस्टमैन के दिल से एक गूवर्म बाहर आया। वो रेंजू पर हंसा, ओ इंसान, इतनी बेशर्मी से बात मत करो। तुम्हें इसलिए डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम अभी तक मुझसे फेगू से नहीं मिले हो। ही फेगू। रेंजू ने एक कदम पीछे लिया। उसका चेहरा बदल गया। जैसे हाइफेगू प्रकट हुआ, रेंजू के दिल में डर उत्पन्न होने लगा। वो डर गया था। फेगू अब और भी घमंड से हंसा। उसने बीस्टमैन से कहा, मैं अब तुम्हें छोड़ देता हूं, छोटे बीस्टमैन, तुम बेचारे कीड़े। बीस्टमैन अब आजाद था। वो जमीन पर गिर गया, बेहद खुशी से रोने लगा। फेगू मुड़ा रेंजू के सामने, ओ इंसान, तुमने मुझे फेगू को नीचा दिखाने की हिम्मत की। अब मैं तुम्हें अनंत डर से तड़पाऊंगा। ये कहते हुए फेगू एक सरसराहट की आवाज के साथ रेंजू के दिल में उड़ गया। रेंजू ने बेहद डर महसूस किया। वो इससे डरता था और उससे डरता था। फेगू ने यूएसईवाई हवा से डरने पर मजबूर कर दिया। हर बार जब हवा चलती, रेंजू डर से चिल्ला उठता। फेगू ने यूएसईवाई सूरज की रोशनी से डरने पर मजबूर कर दिया। रेंजू सिर्फ रात में सफर कर सकता था और अक्सर रास्ता भटक जाता था। दिन के समय वो गुफाओं में घुस जाता या घनी झाड़ियों में छिप जाता। फेगू ने रेंजू को पेड़ के पत्तों से भी डरने पर मजबूर कर दिया, इसलिए रेंजू जंगलों से भाग गया। हर पेड़ को देखकर वो चीखता। फेगू ने रेंजू को सांपों से डरने पर मजबूर कर दिया। आखिर में रेंजू ने अपनी बनाई घास की रस्सियों का इस्तेमाल करना भी बैन कर दिया। उसके बाद फेगू ने रेंजू को बारिश से डरने पर मजबूर कर दिया। जब भी बारिश होती, रेंजू सिकुड़ जाता और लगातार बरस रहे आसमान को देखता, बेहद डर महसूस करता। रेंजू जीवन और मृत्यु के दरवाजे तक जाना चाहता था, लेकिन फेगू के हमले के बाद वो ज्यादा हिल नहीं पाता था। वो कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। जब फेगू को रेंजू का इरादा समझ में आया, उसने रेंजू को मौत से डरने पर मजबूर कर दिया। रेंजू अब जीवन और मृत्यु के दरवाजे की तरफ चलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि एक बार जब वो जीवन और मृत्यु के दरवाजे में घुसता, तो वो जीवन से मृत्यु की तरफ जा रहा होता।
रेंजू को डर था कि वो मर जाएगा, वो सिर्फ अपनी जगह पर रुका रहा। सेल्फ गू ने आहें भरी, ओह इंसान, असल में मौत डरावनी नहीं है, असली डरावनी चीज तुम्हारे दिल में बसा डर है। ये सही है। फीगू ने यह सुना और गर्व से कहा, डरने लायक अगर कोई चीज है तो वो खुद डर ही है। फेरी बाइकिंग ने यह कहानी सुनाई और फंग जिन हुआंग उसकी बाहों में शांत थी। फेरी बाइकिंग ने अपनी बेटी को प्यार से देखा, उसने फिर कहा, हुआंगरा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मजबूत बनना होगा और मौत का सामना करना होगा। मौत डरावनी नहीं है, हर कोई मरता है, यहां तक कि एक रैंक 9 वेनरेबल भी इससे नहीं बचता। तुम्हारे पिता जिंदा हो सकते हैं या मर चुके होंगे, लेकिन एक दिन मैं जरूर मरूंगी और तुम भी। कभी अपने दिल के डर से मत हारना। फंग जिन हुआंग का शरीर कांप उठा। उसने हल्का सा संघर्ष किया, अपनी मां के गर्म गले से खुद को आजाद करते हुए। उसकी ईंट में अभी भी आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय और साहस दिखाया। उसने फेरी बाइकिंग की तरफ देखा, दांत पीसते हुए, मां, मैं समझ गई। मैं अभी कल्टिवेट करने जा रही हूं, मेरे दिल में कोई डर नहीं होगा, चाहे पिताजी अभी कैसे भी हों, मैं डरूंगी नहीं, मैं इसका सीधा सामना करूंगी और हर संभव परिणाम का सामना करूंगी। मैं फंग जिन हुआंग हूं, मैं पिता और मां का नाम कैसे नीचा कर सकती हूं? ही, तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। फेरी बाइकिंग ने अपनी एनी में छिपी चिंता को छिपाया, उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। असल में वो अंदर से बेचैन थी। फंग जिउगे के गायब होने का मामलों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने फंग जिउगे को भारती किया था, जिससे वो इस पीढ़ी में 10 प्राचीन सेक्स में सबसे आगे थे। बाकी 9 सेक्स को किसी ना किसी तरह से दबाव का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसे समाज की विशेषताएं थी जहां एक व्यक्ति कल्टिवेट करके महान शक्ति प्राप्त कर सकता था। एक व्यक्ति का प्रभाव बहुत बढ़ जाता था। अभी फंग जिउगे वहां नहीं था, स्पिरिट एफिनिटी हाउस का अधिकार काफी गिर गया था। बाकी 9 सेक्स गड़बड़ करने के लिए तैयार द सेंट्रल कॉन्टिनेंट में गहरी अंतर्धाराएं थी जो बड़े झटके और तेजी से बदलाव ला सकती थी। सेक्ट के बाहर ऐसा था, लेकिन अपने हाई सेक्ट के अंदर फेरी बाइकिंग के लिए भी आसान नहीं था। जहां लोग होंगे वहां लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, जहां सेक्स होंगे वहां आंतरिक कलह होगी। फंग जिउगे के गायब होने से वो लोग जो सबसे नीचे दबाए गए थे, अचानक अपना सर उठा पाए। फंग जिउगे इतना शक्तिशाली था कि फेरी बाइकिंग लगभग भूल ही गई थी कि सेक्ट में बहुत से लोग उनके खिलाफ थे। इन आखिरी दिनों में वो लोग शक्ति इकट्ठा कर रहे थे और फेरी बाइकिंग को अलग थलग कर रहे थे। फेरी बाइकिंग फंग जिउगे से बहुत प्यार करती थी, वो नॉर्दर्न प्लेन्स जाकर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो खुद पर काबू रखे हुए थी, इस आवेग को दबाए हुए थी। उसके पास देखभाल के लिए एक बेटी थी। फंग जिउगे इतना शक्तिशाली था फिर भी वो गायब हो गया, वो लापरवाही से नहीं हिल सकती थी। अगर वो भी चली गई तो फंग जिन हुआंग का क्या होगा? वो बस एक बच्ची है। यह फेरी बाइकिंग के विचार थे। हर माता पिता के नजरिए से उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स। हे चेंग का बिना सर वाला लाश अभी भी मिट्टी में पड़ा था। उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, लेकिन वो ही लूलन के हाथों से बच नहीं सकता था। हे लूलन ने ही चेंग को मार डाला और अपने पिता के सर को कुचल दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। ए फ्लैट ही चेंग की आत्मा भी पकड़ी गई थी, उसी निश्चित रूप से ही लूलन द्वारा तड़पाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। इस बीच ब्लेजिंग हेवन डीमनेस जमीन पर बैठी और एक इमोर्टल किलर मूव का इस्तेमाल किया। आग का एक छोटा सा हाथ कहीं से प्रकट हुआ जो ही चेंग के पेट को पकड़ रहा था। छोटा आग का हाथ आसानी से ही चेंग के लाश में घुल मिल गया। थोड़ी देर इधर उधर करने के बाद वो एक मोती को पकड़े हुए बाहर उड़ गया। यही चेंग का इमोर्टल एपर्चर है, मैंने इसे अस्थायी रूप से निकल लिया है। छोटी लन, इसे ले लो, ये सिर्फ 7 दिन और 7 रात तक चल सकता है। समय सीमा पूरी होने पर मेरा इमोर्टल किलर मूव रुक जाएगा और इमोर्टल एपर्चर बाहरी दुनिया के साथ मिलकर एक ब्लेस्ड लैंड बन जाएगा। अफसोस की बात है कि इमोर्टल एपर्चर के अंदर के गू वॉर्म्स, चाहे वो मोर्टल हो या इमोर्टल, सभी नाश हो चुके हैं। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने कहा और आग का मोती ही लूलन के हाथों में दे दिया। हे लूलन ने चुपचाप यूज ले लिया। फेरी ली शन और फैंग युआन अंदर हाई अंडर ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के तरीके से हैरान थे। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस हंसी, मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। ही, एक इमोर्टल एपर्चर लेने का ये तरीका मूल रूप से मेरे द्वारा बनाया गया कौशल नहीं है। मैंने ईस्टर्न सी में इमोर्टल कॉन्ग जुए की एक विरासत प्राप्त की थी। मैंने उनका एपर्चर्स निकलने का तरीका सीखा और ये फायर पाथ इमोर्टल किलर मूव बनाया। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस एक बेहद दुर्लभ ग्रेट ग्रैंड मास्टर थी।
इस प्राप्ति के स्टार पर दूसरे पाथ्स की काबिलियतों को अपनी बुनियाद का इस्तेमाल करके समझना आसान था। उसके तरीके सभी पहलुओं में बहुत व्यापक थे। ठीक है, अब हम तुम्हारे मामले पर बात करेंगे, फैंग युआन। फेरी ली शन ने एक ठंडी मुस्कान वाले चेहरे के साथ फैंग युआन की तरफ देखा। चैप्टर एंड।